आपको आईएएस बने हुए कितने साल हुए? मुझको लगभग 12 साल हो गए। तो हर साल 8 लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आपका माइंडसेट था कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है। कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपकी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का सिलेक्शन होता है, मेनली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो ज़्यादा मैटर करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आज का बच्चा काफ़ी हद तक रील देख के, मूवीज़ देख के आईपीएस के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए इंस्पायर हो रहा है। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे वो एक सोच होती है कि हम जब यूपीएससी क्रैक करके जॉब पाते हैं तो केवल यही नहीं कि हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बंगला है, दो चार लोग घर में काम करने वाले एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यही लाइफ नहीं होती ताकि हम गुनाह को कई गुना आगे जा सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आप कैसे मैनेज करते हैं? मुझे लगता है कि चीज़ें मैनेजेबल। आपने जैपनीज कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, किसी चीज़ को लेकर जब वो प्लान करते हैं तो इट टेक्स अबाउट 2 इयर्स और उसके एग्जीक्यूशन को केवल 1 साल ही लगाते। तो आईएएस वर्सेस पॉलिटिशियंस, अगर आपके बीच में कभी वाद विवाद हुए तो उसमें कौन राजा? तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, मिस्टर किशोर कान्याल, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं और काफ़ी हम्बल नेचर के ऑफिसर हैं। इन्होंने गुनाह के अंदर काफ़ी काम करा है और इनका जो लक्ष्य है वो है गुनाह को बेहतर से और बेहतर बनाना। सर ने 1999 में अपनी तैयारी शुरू करी और साथ ही एलएलबी और मास्टरिंग करके अपनी पढ़ाई पूरी की। तो आज हम जानेंगे कैसे एक सिविल सर्वेंट बने और क्या गोल होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए उसके पीछे। तो शुरू करते हैं। तो नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर, जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहता है सभी पर्सनैलिटी से, वो ये रहता है कि आपने इस फील्ड में आने का सोचा कैसे? मैं चूँकि दिल्ली में पढ़ता था और दिल्ली का एक माहौल उस टाइप से था कि अधिकांश लोग आईएएस के लिए तैयारी करते थे। तो परिवार में भी मेरे बड़े ब्रदर थे, वो भी इंडियन फॉरेन सर्विस पे थे। तो हम लोगों को एक शुरू से इंस्पिरेशन रहता था कि एक आईएएस की यदि पोस्ट मिलती है तो उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो वहीं से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मे बी मैं जब 11-12 में था तब से हमने सपना शुरू कर दिया था सोचना। फिर जब ग्रेजुएशन आया तो उसमें और आगे बढ़े। तो इसलिए करते-करते फिर हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी। ओके। हर साल 8 लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आपको आप ही को उसका माइंडसेट था कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है। आप पे कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं आया या दूसरा प्लान बी नहीं बना या कुछ प्लान बी था पहले से? नहीं देखो, आईएएस की प्रिपरेशन बहुत से बच्चे करते हैं और आईएएस की प्रिपरेशन करने के दौरान काफ़ी बच्चे तो निकल जाते हैं जो अच्छे से प्रॉपरली स्मार्ट स्टडी के माध्यम से जब वर्कआउट करते हैं तो वो निकल भी जाते हैं। लेकिन जो नहीं निकलते उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में वो पिछड़ गए। लाइफ में सोसाइटी में काम करने के बहुत से माध्यम होते हैं। सिविल सर्विसेज भी उसमें से एक माध्यम। और मेरा ऐसा मानना है कि उन बच्चों को मैं बोलूँगा कि यदि आप सिविल सर्विस में नहीं निकल पा रहे किसी वजह से, इसका मतलब ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं। बहुत लोगों ने प्रूफ किया किसी एक प्रोफ़ेशन में सफल नहीं हो पाए किसी भी वजह से, और दूसरा प्रोफ़ेशन जो भी उन्होंने चूज़ किया उसमें वो बहुत आगे निकल गए। वो एक प्रोसेस होता है, यही कहूँगा। ओके। तो मीन्स आपने उस टाइम पे किस तरह का माइंडसेट डेवलप किया कि मैं निकाल लूँगा? हम लोग डेफ़िनेटली तैयारी करते रहते थे। हमारे जो सर्किल था बहुत अच्छा था और बहुत से उसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही बच्चे जो कि साथ में रहते थे, वो एक इंस्पिरेशन बनी रहती थी। सीखते रहते थे, कभी-कभी किसी से कुछ, कभी किसी से कुछ। लेकिन डेफ़िनेटली एक चीज़ तो है कि आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन आपको मैटर करता है। तो आप उस दिशा को मत छोड़िए, उस प्रोफ़ेशन को मत छोड़िए। मेहनत करते जाइए, एक दिन आपको सफलता मिल ही जाती है। डिस्ट्रैक्शन आए थे? आते रहते हैं डिस्ट्रैक्शन लाइफ में, ऐसे बहुत से आप कभी अब आपकी हेल्थ ही बिगड़ जाती है एग्ज़ाम देते समय। कई बार पारिवारिक समस्या आ जाती है, कभी कोई ऐसा इशू आता है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स रहते हैं। बट मेरा जैसे मैंने बोला कि उससे घबराएँ नहीं, अपने पथ पर चलते रहें, जो आपको हार्ड वर्क करना है करते रहें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ओके। तो आपने कितने अटेम्प्ट में
यूपीएससी? मैंने यूपीएससी का जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मैं साइमल्टेनियसली पीएससी की भी एग्ज़ाम दे रहा था और कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं पीएससी में मेरा फर्स्ट सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। तो मैं जॉब में बहुत जल्दी आ गया था। तो मध्य प्रदेश में मेरा को कैडर मिला था। तो उसी प्रकार से फिर वो तैयारी करते-करते आगे बढ़ गए थे हम लोग। तो सर ऐसे कि देख सकते हैं काफ़ी फ़ील्ड होती हैं, लेकिन जो सर सिविल सर्वेंट वाली फ़ील्ड होती है आईएएस और आईपीएस बनने की, उसमें काफ़ी कठिन होता है। अगर आपने मेंस निकाल लिया, पेपर पास कर लिया, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो उस टाइम पे किस प्रकार का माइंडसेट आपने होल्ड किया? मीन्स मैं इस प्रकार बोलूँगा, काफ़ी मुश्किल तो इंटरव्यू तैयारी था वो। होती है, आप अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आपकी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का सिलेक्शन होता है। मेनली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो ज़्यादा मैटर करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे एक्सप्रेसिव यूज़ करते हैं। तो आप जस्ट अपने पे विश्वास रखिए, कई क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं भी आता, सॉरी बोलिए और जिसका आता है उसको अच्छे से अपने विद कॉन्फिडेंस उस पे जवाब दीजिए, तो सफलता मिल जाती ओके, मीन्स आपको अपना कॉन्फिडेंट में होना चाहिए। है। ये लाइफ का ही फंडा है। आप कोई भी चीज़ विद कॉन्फिडेंस करते हैं, तो आपको सफलता जल्दी मिलती है। आपका इंटरेक्टिव जो मीटिंग्स होती हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। आप किसी से यदि क्वेश्चन भी पूछते हैं, विद कॉन्फिडेंस पूछते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने अच्छे से पूछा। जब आप इसी प्रकार जब किसी से बात करते हैं, विद कॉन्फिडेंस यदि रिप्लाई देते हैं, तो आपका एक अलग ही उसके रिजल्ट्स आते हैं। ये लाइफ का ही फंडा है। आजकल उसी व्यक्ति को पूछा जाता है जो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, वो बातचीत करता है, जवाब देता है, प्लानिंग करता है, किसी फील्ड में एग्जीक्यूट करता है। ये कॉन्फिडेंस ही है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी में या आपकी पुअर पर्सनैलिटी। और हाउ टू डेवलप अ कॉन्फिडेंस? एज़ ए टोल्ड यू, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज और फिर आपका आपके ऊपर विश्वास, ये सब चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत बार आप अपने आप को बोलें कि आई एम कॉन्फिडेंट, उसी से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो बहुत बार ओकेज़न ऐसे भी आते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना? बट अपने को मेंटेन करना है, अपने को बोलते रहना है, नहीं, नहीं आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल हैंडल इट, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलता है। ओके सर, तो आज का बच्चा काफ़ी हद तक रील देख के, मूवीज़ देख के आईपीएस के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए इंस्पायर हो रहा है। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन की जाती है, उसके पीछे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई रील देखी कि उस रील से इंस्पायर हुआ। आप जब जॉब में हो तो 30-35 साल का आपका एक टेन्योर होता है। उस टेन्योर में डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट क्षण होते हैं जिसमें आपका बहुत अच्छे मोमेंट भी आते हैं, कई बार एवरेज मोमेंट होते हैं, कई बार खराब मोमेंट्स भी होते हैं। तो एक सोच होती है कि हम जब यूपीएससी क्रैक करके जॉब पाते हैं, तो केवल यही नहीं कि हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बंगला है, 2-4 लोग घर में काम करने वाले एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यही लाइफ नहीं होती। आपका उस डिस्ट्रिक्ट को सोच के बारे में क्या विज़न है और वो विज़न कहाँ से डेवलप होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या विज़न है, कंट्री का क्या विज़न है, हमारे स्टेट में सीएम का क्या विज़न है। उसके अनुरूप हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के विज़न को आगे ले आना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज यदि आप सिविल सर्वेंट हैं, यदि आप विकसित भारत 2047 विज़न पे काम नहीं करेंगे तो बेकार। यदि आप उस पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप पैरामीटर्स देख रहे हैं कि मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना मल्टीपल ग्रोथ करना है, मेरे को इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे करना है, मुझे डिफरेंट स्टेक होल्डर सोसाइटी को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे डेवलप्ड हर चीज़ में करना है, आगे आगे करना है। तो जब तक हम उस दिशा में सोचेंगे नहीं और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम ज़रूर चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। तो विज़न बड़ा रखना ही पड़ता है, उसके हिसाब से आप प्रयास करो, उसके हिसाब से फेज़िंग की जाती है कि ये टारगेट मैं इतने वर्ष में पूरा कर लूँगा, ये मैं इतने वर्ष में पूरा कर लूँगा। एटलीस्ट एक दिशा मिल जाती है, उस दिशा में फिर काम करते हैं, कारवां बढ़ता है, कई लोग आएँगे, उस विज़न को आगे बढ़ाएँगे, किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है, किसी की थोड़ी स्लो होती है, इस कारवां चलता रहता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग उस दिशा में सोचें, विज़न के साथ सोचें, काम करें। केवल रील देख के ये मानते हुए कि हमें ये सुविधाएँ मिल जाएँगी, ये सब कुछ नहीं है।
आपको किस प्रकार के कॉल बड़ी-बड़ी ऑड टाइम पे भी आते हैं। एज़ ए कलेक्टर आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आपके सभी डिपार्टमेंट में आपकी मॉनिटरिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है। आप देखिए कि कहीं पे भी काम रुके नहीं, कई बार कई चीज़ें एक्सीडेंटल हो जाती है, कई बार प्राकृतिक मार पड़ जाती है। तो यू हैव टू प्रिपेयर। यदि कोई ऐसा चैलेंज आया तो उसको आप कैसे एड्रेस करोगे और कितना फास्ट एड्रेस करोगे, ये इम्पोर्टेंट। एज़ ए सिविल सर्वेंट, एज़ ए कलेक्टर, आई वुड से सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए। फिर आपको रखना चाहिए कि मुझे कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट को विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेक होल्डर्स को बोलें कि आप 10 टाइम्स मल्टीपल प्लानिंग करें। फिर उस प्लानिंग के लिए एग्जीक्यूशन प्रारंभ करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुना जिले में प्लान किया कि हमारे यहाँ पर धनिया की इकोनॉमी लगभग 5,000 करोड़ की है। हम ये सोचते हैं कि क्या इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स में 25,000 करोड़ की इकोनॉमी में डेवलप किया सकता है ना? उसके लिए हमें वर्कआउट करें। उसके लिए हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या हमारे पास सेटअप है। जैसे भी हमने रिसेंटली वर्कशॉप भी किया था उसके बारे में। तो उस ढंग से प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ेगा, हमें प्लान्स लगाने पड़ेंगे, हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा उसी दुनिया के फील्ड पे, तब जाके हम वो चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। तो जो विज़न 2047 है, वो यही कहता है कि हमें आज जो भी हमारी सिचुएशन है, हमें उसको लिए प्लान करना है और 10 गुना प्लान करना है, इतना मल्टीपल उसको आगे लेके जाना है और फिर प्रयास करेंगे कि 2037 में वो चीज़ अचीव हो जाए, ताकि 2047 अब तो बहुत सी लोग डेवलप हो चुकी होंगी। तो हर कोई इम्पोर्टेंट यही है फिर कि देखो सोचता तो हर कोई है कि ऐसा हो जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि उसका क्या रोल है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए प्रेरित करना होता है। ओके। तो इससे कॉम्प्रिहेंसिव सो कॉल्ड पैकेज हमें बड़े लेवल पे सोचना पड़ता है, व्यापक लेवल पे सोचना पड़ता है, तब फिर उसके रिजल्ट धीरे-धीरे आते हैं। हर साल फिर किसी बार आपने 1 गुना बढ़ाया, किसी साल 2 गुना में चीज़ों को बढ़ाया, किसी साल 3 गुना बढ़ाया। ऐसे-ऐसे करते-करते आगे बढ़ती है। सिविल सर्विसेज में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं अपने हाथ में, हम उसको कितना अर्लीस्ट पूरा करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है। क्या हमारे साथ में हमारे नीचे के लोग भी इतना सीखते हैं और इस लेवल पे सोचते हैं? सपोज़ कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3 साल का समय लगता है। सपोज़ कोई रोड है, रोड बन रही है, 3 साल का उसको टेंडर में टाइम दे रखा है। दम तो तब है जब हम उस प्रोजेक्ट को 1.5 साल में पूरा करें। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा, तो यही काम यदि आप 1.5 साल में करोगे, तो अभी जो आपका प्रॉफ़िट सोचते हो, वो उसमें 10 से 15% का प्रॉफ़िट और बढ़ जाएगा। कोई प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ का है, आप उसमें 10 से 15% का प्रॉफ़िट और लेते हो, जस्ट बिकॉज़ आपने प्रोजेक्ट पहले पूरा कर लिया। तो कितना फ़ायदा उसको भी हो गया और फिर उसकी वजह से जनता को कितना फ़ायदा हुआ। तो कंफर्ट कंफर्ट जनता को वो कम्फ़र्ट बहुत पहले मिल गया, सरकार को क्रेडिट मिलता है, प्रशासन को क्रेडिट मिलता है। पर वो तभी होगा जब उससे संबंधित इशू, जैसे उसको लैंड मिल जाए, उसका पेमेंट हमारे ऑफिसर टाइम से कर दें, उसकी जहाँ पे भी इंटरेस्ट जाती है इमीडिएटली एड्रेस कर लें। तो ये एटीट्यूड जब हम डेवलप करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती इसको समय से पहले पूरा ना कर सकते। बट उसके लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपका विज़न होना चाहिए, उसको बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मीन्स अभी गुनाह के लिए क्या विज़न चल रहा है? अभी जैसे हम लोग ने, जैसे हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे रहते हैं, अभी दिशा की बैठक भी हुई थी। अभी हमारे सीएम साहब ने भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट के लिए बोला है, जिसको वो स्वयं भी समीक्षा करेंगे कम से कम साल में 1 बार। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुना में यूनिवर्सिटी नहीं, तो हमने तात्या टोपी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे लैंड दे दी उनको। तो आने वाले समय में ऐसी सरकार उसको 150 करोड़ रुपए का एक प्रपोज़ल किया हुआ है। फाइनेंस से जैसे ही ओके हो जाएगा, वो काम शुरू हो जाएगा। मे बी आने वाले 2-3 साल में यूनिवर्सिटी यहाँ बन जाएगी। फिर यहाँ पर एक रिंग रोड का हमने प्रपोज़ किया हुआ है कि जैसे वेस्टर्न यहाँ पे बाईपास है, वैसे ईस्टर्न बाईपास यदि बन जाए, तो यहाँ से मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा। एनएचएआई को हम प्रपोज़ल भेज रहे हैं। यदि वो सैंक्शन होता है, तो उसमें हो सकता है 800 से 1000 करोड़ रुपया लगे। तो एक नई चीज़ गुना के लोगों को मिले।
फिर यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है, उसके लिए ज़मीन आइडेंटिफाई कर चुकी है, उसके लिए बिडिंग स्टेट गवर्नमेंट लेवल से चल रही है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर टूरिज़्म को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रयास किया है। तो टूरिज़्म एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है, परिवारों में वीकेंड पर लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं और एक इकोनॉमी में बूस्ट आता है और उस शहर में लाइवलीहुड भी बढ़ता है एंड लाइवलीनेस भी बढ़ती है ना। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे लगते हैं जिसमें मुझे लगता है कि हम गुना को कई गुना आगे ले आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि गुलाबों का शहर की हम तरफ पढ़ रहे हैं, धनिया में कैसे हम आगे बढ़ें उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि 5 टाइम्स हमें उसकी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। जितनी भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हम लोग लगे हुए कि उसका प्रोडक्शन बढ़े। हम प्रयास करें कि हमारे एनिमल्स जो लोग रखते हैं, उसमें ब्रीड बेहतर हो, उसका चारा बेहतर हो, ताकि उसे जो प्रोडक्ट देता है, दूध देता है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो, मात्रा ज़्यादा हो, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि क्या एक किसान 1 एकड़ ज़मीन से 12 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कमा सकता है 1 साल में? आप सोचिए, जो हमने अभी थीम दी है यहाँ पर, उसमें यदि हम लोग सफल हो गए, तो कितना अच्छा होगा। कितने लोग आपने देखा होगा परिवारों में जिनके पास में 2-2 एकड़ ज़मीन भी है, 4-4 एकड़ ज़मीन भी है, लेकिन उनके पास में वो रोज़गार के लिए कहीं भटकते रहते हैं। यदि उसी ज़मीन से वो 1 साल में 12 लाख रुपए प्रति एकड़ यदि कमाएँगे, इसका मतलब 1 लाख रुपया प्रति माह। आप सोचिए कितना अच्छा इकोनॉमी हो जाएगा उसका, उसके परिवार का। उसके स्टैंडर्ड बढ़ जाएँगे, उसकी और रहने के लिविंग लिविंग स्टाइल बढ़ जाएगा। उसकी कोचिंग, उसके हायर कोर्स, स्टडीज़ सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। एकदम इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। वो ज़्यादा पैसा खर्च भी कर सकता है, अपने शौक भी पूरी कर सकता है, घूम-फिर भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ की इकोनॉमी को कहीं न किसी इकोनॉमी को बूस्ट करें। फिर इसी प्रकार इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पास में गुना जिले में लगभग 120 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क। हम लोगों ने 4 जगह प्रपोज़ किया है कि 4 जगह पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम सेक्टर डेवलप करेंगे। प्लस एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट स्पेशल रूप से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारे पास में स्पाइसेस पार्क है, जो स्पाइस बोर्ड के माध्यम से चलता है। तो उसका भी ये रिसेंटली हमने वर्कशॉप किया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीकेसी है, पार्वती काले सिंध चंबल परियोजना, उससे हमारे ज़िले में लगभग 7,200 करोड़ रुपए का काम होना शुरू होने वाला है। उसमें लगभग 4 लाख हमारा जो अ, खेत है, वो इरिगेटेड एक्स्ट्रा हो जाएँगे, उनको थर्ड क्रॉप मिल जाएगी। फिर इमेजिन कीजिए कि आज की स्थिति में 2 क्रॉप ले रहा है, कल को 1 क्रॉप और इंडस्ट्रियल लेगा तो उसकी स्थिति कितनी और इम्प्रूव हो जाएगी, है ना? हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एरिया इरिगेटेड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो ये बड़ी स्कीम्स है, बड़ा विज़न है, उसको इम्प्लीमेंट करना ये हम लोग काफ़ी चैलेंज रहता है एज़ ए ब्यूरोक्रेट। कि डिपार्टमेंट के लोगों का कोऑर्डिनेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यदि वो पीकेजी के थ्रू हमारे यहाँ 4 डैम बनेंगे, तो लैंड एक्वायर होगी। किसी जगह फॉरेस्ट की लैंड आएगी, कोई जगह ढूँढनी पड़ेगी फॉरेस्ट को हम कौन-सी ज़मीन एक्सचेंज दे सकते हैं। लोगों को मुआवज़ा फटका तत्काल मिल जाए। ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने फटाफट टेंडर करे, काम शुरू करे, समय से पहले पूरा कर दे, ठीक है? तो न केवल इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए पानी हम उसमें रिज़र्व कर सकते हैं। तो ये सब प्लानिंग करके उसको एग्ज़ीक्यूट करना और फिर प्रोजेक्ट्स खत्म करके उसका इम्पैक्ट पे फोकस करना, ये एक कंप्लीट पैकेज। दूसरा मेरा जो सवाल है, वो ये है कि आपके पास 24 घंटे ही होते हैं, 48 आवर्स नहीं होते। मैं काफ़ी बार आपके ऑफ़िस गया हूँ, तो मैंने आपको देखा काम करते हुए। काफ़ी बर्डन काफ़ी आप पे लोड रहता है, काफ़ी समस्या आपको देखनी पड़ती है, तो आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? आपकी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो मेरा ऐसा मानना है कि आम जितने हमारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो 8 घंटे जो भी उनको मिलता है, उसको यदि अच्छे से करें, तो शायद ज़ीरो पेंडेंसी में आ सकते हैं। एज़ ए कलेक्टर हमें थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत से डिपार्टमेंट का भी काम देखना पड़ता है, अपने काम के साथ-साथ। तो भी मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे काफ़ी होते हैं। 10 से 12 घंटे कि हम लोग अधिकांश चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। और मैं तो ज़ीरो पेंडेंसी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ। मेरे पास कोई फ़ाइल आपको कभी नहीं मिलेगी और अभी से नहीं, करियर के बिगिनिंग से ही मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया।
तो उससे क्या रहता है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, आपका फाइल का डिस्पोजल यदि फास्ट है तो कोई व्यक्ति आपको क्यों फ़ोन करेगा? या तो आप यस कर दोगे या नो कर दो, है ना? इश्यू तब आता है जब आपके पास फाइल की पेंडेंसी हो, आप फाइल को रोक के रखते हो, लंबे समय तक करते नहीं हो, आप वेट करते हो कोई व्यक्ति अप्रोच करेगा। यदि आपका डिस्पोजल फास्ट है, तो उसे एक ही दिन 24 घंटे के अंदर में कर दिया, तो कोई प्रेशर नहीं। तो यही चीज़ हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में अदर ऑफिसर्स को भी बोलते हैं कि हमें ज़ीरो पेंडेंसी पे काम करना है। यही हमारी सरकार का भी अपेक्षा हमसे रहता है कि हम कितना ज़ीरो पेंडेंसी पे काम करते हैं। तो यदि कोई पेंडेंसी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत बार कुछ चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। जैसे कभी होता है कि प्रोक्यूरमेंट का समय हो गया, तो उसके साथ में हमें करना है। जैसे इस समय बारिश का मौसम है, तो फ्लड मैनेजमेंट, डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट वो अपनी प्रायोरिटी हो जाती है। तो ऐसे समय के हिसाब से हर 2-2 महीने में ना आपने देखा होगा कि कई चीज़ों की प्रायोरिटी बदलती रहती है। हर बार 3-4 चीज़ें ऐसी रहती हैं, उसको ज़्यादा फ़ोकस करने की आवश्यकता है। और फिर हम लोग वीकली टीएल की बैठक लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें ये भी पूछते हैं यदि किसी डिपार्टमेंट को आपस में इंटर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो तो हमें बताएँ। तो मुझे लगता है कि चीज़ें मैनेजेबल है, ऐसा नहीं होता है। आज जैसे हम लोग का जैसे एक मैनेजमेंट होता है, वैसे ही हमारे सीनियर्स का भी अपना मैनेजमेंट होता है। आप सोचिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पूरे स्टेट को देखते हैं, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जो पूरी कंट्री को देखते हैं। तो हर किसी का एक ऑरा होता है, उसके हिसाब से चीज़ें मैनेज हो जाती है। ओके, तो मैनेजमेंट का कोर बेस क्या है? अ, डिसिप्लिन, ओके। प्रायोरिटीज़ ओके। प्रायोरिटीज़ के हिसाब से काम करो और पॉजिटिव रहो। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आप यदि इश्यू रिज़ॉल्विंग एटीट्यूड रखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिलेगा। ओके, आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें कभी-कभी गुस्सा नहीं आता है, डेफ़िनेटली आता है, क्यों नहीं आता? एज़ ए ब्यूरोक्रेट हम लोग को ये भी लगता है कि यार मैं उसको चीज़ समझा रहा हूँ, सही चीज़ समझा रहा हूँ, फिर भी वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, तो कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार गुस्सा जानबूझ के भी दिखाना पड़ता है, ताकि लोग ये ना समझें कि गुस्सा ही नहीं आता तो। कुछ भी बोल। लेकिन ये सब चीज़ें प्रोफ़ेशनल होती हैं, नथिंग पर्सनल होता है। और ये भी फैक्ट है कि जितना बेहतर इस्तेमाल हम लोग मोटिवेशन से करते हैं, उतना भय के वातावरण डालने से नहीं होता। ज़रूरत सारे एलिमेंट्स की होती है, पर उसपे एक बैलेंस की जो मीन्स इमोशंस भी ज़रूरी हैं और माइंड से काम लेना भी ज़रूरी। अल्टीमेटली आपको अपने को कंट्रोल ही रखना चाहिए। ये चीज़ हम सीखते भी हैं, हमारे ऊपर से भी यही मैसेज आता है कि हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये चीज़ हम अपने नीचे के लोगों को भी बोलते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग जितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, उतना अच्छा आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लाइफ की रियलिटीज़ तो यही है कि जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन करेंगे, आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ अब बेहतर होते हैं। ओके, तो दूसरा मेरा सवाल है कि कलेक्टर्स आपके जीवन में कभी मुश्किल दौर आया है? आता है, डेफ़िनेटली आता है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर केस भी होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि भई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, है ना? कई बार अचानक सिचुएशन बनती है, कई बार अचानक ऐसी स्टोरीज़ प्रूफ हो जाती हैं, जिसको कोई एक मीडिया व्यक्ति ज़बरदस्ती ज़्यादा फ़ोकस कर देता है। तो हम लोगों ने अपने सारे साथियों को ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आप हमारे संज्ञान में लाओ। यदि किसी को भी कहीं कोई चीज़ पता लगती है ना, जो अनफ़ेयर है, किसी के साथ में गलत हो रहा है, तो हमारे या या कुछ क्राइम्स रिलेटेड होते हैं, एसपी साहब की नॉलेज में लेके आएँ, ताकि हम भी अपने लेवल से प्रयास करके उसको रिज़ॉल्व करें। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, अचानक भीड़ आ गई, अचानक वॉलेटाइल हो गई, अचानक आपके पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं है कम्युनिकेट करने के। ऐसी सिचुएशन भी आती है। बहुत बार जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति का काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो सोचता है कि मैं एलिजिबल हूँ, है ना? बार-बार आता है निशाना सॉल्व करो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है, बट चलता रहता है। हुँ। ओके, तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? है तो बेसिकली जो डिफरेंट हमारे टारगेट्स गवर्नमेंट लेवल से जैसे होते हैं, हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप उसको डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करो। कुछ टारगेट साल भर के होते हैं, हम उसको डिवाइड मंथली बेसिस में करते हैं। फिर मंथली बेसिस पे बोलते हैं कि आप डेली उसको मॉनिटरिंग करो। मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए कि
जैसे हम गुना में अभी पिछले लगभग, ये हमारा 6th मंथ है, तो हम जब से आए तब से हमारा सेव हेल्प में ए ग्रेड हम लोग चलते हैं और कोशिश करते हैं कि टॉप 5 में बने रहें। फिर इसी प्रकार हमारी बहुत सी योजनाओं में हम लोग अब इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। हमारे रेवेन्यू में, पंचायत में, फूड में, कई चीज़ों में हम लोग टॉप पे चल रहे हैं। कई बार तो हमारी स्टेट रैंकिंग में नंबर 1 2 की रहती है। तो ये सब मैंने देखा है मॉनिटरिंग के माध्यम से होता है, और लोगों को मोटिवेट करना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को डांट के उसको बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपना मेंटल बैलेंस बिगाड़ बिगड़ जाता है। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि उसको मोटिवेशन के थ्रू करें, अच्छा काम करने पर उसकी प्रशंसा की जाए, उसको सर्टिफिकेट दें, उसे सम्मानित करें। अच्छा नहीं कर रहा है तो उससे पूछें भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है। यदि हम इंडिविजुअल को इस लेवल में समझा पाए कि भैया आपको ही करना है, कैसे करना है, समस्या नहीं तो डिस्कस करो। यदि आपका समाधान नहीं है, समाधान है गो अहेड, बट रिजल्ट दो। दुनिया परिणामों को पूछती है, आपके प्रयासों को नहीं। प्रयास, लेकिन ये भी हकीकत है, प्रयास अच्छे से करोगे तो रिजल्ट मिलना ही। तो दोनों चीज़ें इंटरलेटेड है, लेकिन हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बनना पड़ता है। सरकार के भी अपने टारगेट्स होते हैं, सरकार भी हम लोगों को भी कुछ टारगेट देती है कि भाई ये टारगेट लक्ष्य अचीव कीजिए, है ना। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन, जैसे भी मैं कलेक्टिव क्लब से कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया है, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उनको उसके माध्यम से ही प्रशंसा देते हैं। किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हम, जो भी हमारी टीएल की बैठक या कहीं अन्य बैठकें होती हैं, हम उसका नाम लेके उसको प्रोत्साहित करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया। तो उसको भी लगता है कि ये तो वास्तव में जिसने काम किया उसका नाम लेके सम्मानित कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं। तो बेसिकली जब हम काम करते हैं तो टीम वर्क होता है इम्पोर्टेंट। तो टीम यदि अच्छा काम करती है, यदि टीम के मेंबर्स का मोटिवेट करोगे, प्रशंसा करोगे, तो उसके और बेहतर रिजल्ट मिलता तो सर अभी जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको ऊपर भी दबाव देखना पड़ता है, पॉलिटिशियंस। तो आईएएस वर्सेस पॉलिटिशियंस, अगर आपके बीच में कभी वाद विवाद हुए, तो उसमें कौन राजा, कैसा क्या है? है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, हर किसी का एक रोल है ना। हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका रोल रहता है, उनसे बहुत लोग मिलते हैं। उनसे, हम लोगों से भी ज़्यादा संख्या में लोग उससे मिलने आते हैं। उनको अपने अपने क्षेत्र की समस्या बताते हैं, कोई अपनी इंडिविजुअल समस्या बताता है, कोई उनकी जो पब्लिक इशू होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। फिर वो लोग हमारे को जब बताते हैं, उनके पीछे उद्देश्य ये होता है कि सब समस्या का समाधान कर दिया जाए, ताकि इंडिविजुअल या किसी भी गांव की, पंचायत की, शहर की समस्या उसका समाधान हो जाए। एज ए पॉलिटिशियन वो भी जानते हैं कि कई चीज जगह पर हमारे पास रिसोर्सेज का इशू रहता है ना। जैसे सपोज पुलिया बनानी है, अब पुलिया यदि आप बनाओगे तो उसके लिए आपके पास में कोई एस्टिमेट होना चाहिए, किसी डिपार्टमेंट से सैंक्शनिंग होना चाहिए, उसका टेंडर प्रोसेस होना चाहिए, फिर वो काम करता है। तो ऐसे भी बिंदु रहता है। तो पॉलिटिशियंस, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफिसर्स को पॉलिटिशियन को सुनना चाहिए, और उनके, मैं तो उनको सुनता हूँ, उनके बहुत से जो सुझाव होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। कई जगह बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। और यदि किसी पॉइंट को लेके यदि गलत भी यदि वो कोई कह रहे हैं तो हमें पोलाइटली उनको बता भी देना चाहिए कि साहब ये चीज़ इसलिए गलत, या इस संबंध में हमारा जो सरकार का नियम है वो ये कहता है। तो वो दोनों मान जाते अभी अपन लास्ट में 3 चीज़ों पे बात करने जा रहा है। पहला, आप क्या अपना रूटीन बता सकते हैं कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन जब कर रहे थे, उस टाइम पे किस प्रकार का रूटीन आपने फॉलो किया था? इंटरव्यू के टाइम पे कुछ क्वेश्चन बता दीजिएगा, और एक एक मेन क्वेश्चन कि ये जब फ्लो बनता है, जैसे कि आपको जब 6 महीने हो गए, अब आपको कल, आप कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद फिर से ट्रांसफ़र होगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? वहाँ पे आप वर्क फ्लो कैसे, आप फिर से खुद को वर्क पे लेके आते हैं? हैं। देखो, ट्रांसफ़र एक रूटीन प्रोसेस होता है जो सरकार की जुडिक्शन रहता है। और बहुत बार ऐसा सीन होता है कि किसी अधिकारी को ज़्यादा समय मिलता है, कभी किसी अधिकारी को कम समय मिल पाता है। कभी-कभी सरकार ये मानती है कि आपकी ड्यूटी इस एरिया में नहीं, इस एरिया में है या इस डिस्ट्रिक्ट में है। ये सरकार का जुडिक्शन रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की जो नीति होती है वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेम ही होती है, मूल चीज़ तो सेम ही होती है। बाकी हर जगह पे जैसे विज़न 2047 तो सभी जगह लागू है। तो आप लोग उसी नीति से देखिए कि कैसे मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ।
तो मेरा तो ऐसा मानना होता है कि 2-3 महीने में आदमी काफ़ी हद तक चीज़ें समझ जाता है। फिर उसके बाद आपकी जो प्लानिंग होती है उसके बाद एग्जीक्यूशन का टाइम हो जाता है। और एग्जीक्यूशन कई चीज़ें पे जैसे फंड की आवश्यकता होती है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हो, उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे भी अपन कोई पॉइंट रखते हैं कि भैया वहाँ से फंड मिल जाए। तो इसे रूटीन प्रोसेस देखो मैं इससे पहले भी जहाँ कलेक्टर था वहीं पे मेरे वही ऑब्जेक्टिव थे, जैसे मैम अच्छी होनी चाहिए, आप अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए। उसी प्रकार मैं यहाँ भी सोचता हूँ, यहाँ भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। इससे उससे पहले भी जहाँ थे तभी ये प्रयास करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रयास यही करना चाहिए कि जो सरकार ने हमसे अपेक्षाएँ रखी हैं, उससे इमीडिएटली वर्कआउट करने लग जाओ और अपनी एक अच्छी टीम बनाओ। क्योंकि बहुत बार आप अकेले नहीं कर सकते, आप प्लानिंग कर सकते हो, आप मार्गदर्शन दे सकते हो, आप बहुत सी चीज़ें सीख भी सकते हो। कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक आम आदमी को बताया था, एक और मैंने तो इस चीज़ को बहुत माना है कि आम आदमी की जो आम राय होती है, वो ही जनमानस की राय होती है। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसपे वर्कआउट भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंट रूटीन प्रोसेस। ओके। तो मैं क्या आपके जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम का रूटीन मैं जान सकता हूँ कि आपका किस प्रकार का रूटीन रहता था? देखो वो तो स्टूडेंट्स लाइफ में रूटीन चेंज होते रहते हैं। जैसे कई बार ये होता था कि अर्ली इन द मॉर्निंग भी आओ 4 बजे उठ के तो पढ़ाई कर लो। कई बार उल्टा होता था कि रात भर पढ़ाई कर लो, डेढ़ 2 बजे तक उसके बाद सो जाओ फिर कर लो। तो बहुत बार चीज़ें चेंज होती रहती है। इश्यू यही होता है रीड, राइट एंड रिवाइज़ इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। मेन टिप। हाँ, कि आप रीड करो, राइट करो एंड रिवाइज़ करो। तो ये चीज़ को जो फ़ॉलो करता है उसको अच्छा फिर बहुत से मॉडल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जिसको रिपीटेडली आपको अटेंड करते रहना चाहिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भई अब मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं क्रैक कर सकता हूँ। है ना? तो ये जो प्रैक्टिस होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है। और बाकी देखो हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल एक परसेप्शन होता है। हर हर जगह पे आपकी अलग-अलग स्टोरीज़ होंगी। किसी ने रात को देर तक पढ़ के भी निकाल लिया, किसी ने सुबह जल्दी उठ के पढ़ा के कर लिया, किसी ने 4 घंटे पढ़ के भी निकाल लिया, किसी ने 12 घंटे पढ़ के भी निकाला। है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल क्या सोच है, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हो, कितनी जल्दी आप ग्रास्प करते हो चीज़ों को और कितना स्मार्टली आप भी जानते हो कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थ्रू एग्ज़ाम्स। तो आप उसी तरह से तैयारी करते हैं, उसी तरह से सफलता मिल जाती है। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ क्रैकिंग क्रैक? एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको पता रहता है कि भैया पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कई बार जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पहले तो ऐसा ट्रेंड बहुत चलता रहता था। अब तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई, जनरल परसेप्शन हो गया। तो फिर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है आज की स्थिति में जो एग्ज़ाम्स होते हैं कि आप जनरल एनवायरनमेंट से क्या सीख रहे हैं। जनरल। हाँ, इस पूरे एनवायरनमेंट के डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, उससे आप क्या चीज़ सोचते हो एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कितना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए अप्लाई करनी ज़रूरी होती है। तो जैसे मैंने बोला कि रीड, राइट एंड रिवाइज़ ये बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको आईएएस बने हुए कितने साल हुए? मुझको लगभग 12 साल हो गए। और एक मैसेज यूथ के लिए। मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि आपकी जो उड़ान होती है, वो बहुत अनलिमिटेड होती है। स्काई इज़ द लिमिट। उड़ान भरें, भरना भी चाहिए, लेकिन क्या आप उस उड़ान के लिए अनुशासन में रहकर हार्ड वर्क कर रहे हैं? क्या आप फ़ोकस्ड हैं? इतना ज़रूर ध्यान रखें और ये भी देखें कि जो आप बनना चाहते हो, बनने के बाद आप क्या करोगे? ये भी क्लैरिटी रहना चाहिए। आप केवल सिविल सर्विसेज़ में इसलिए नहीं आते हो कि भैया मैं तो अपना देखूँगा, मैं सिक्योर, मेरा परिवार सिक्योर। आपकी एक ज़िम्मेदारी है। शासन आपको कोई ज़िम्मेदारी देता है। उस ज़िम्मेदारी का निर्वाह ये करना है कि आप भी उनमें से एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो सोसाइटी के। आपके पास चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत बड़ा अ, पावर है। तो उस पावर को अच्छे से एन्जॉय करो, उसको एग्ज़ीक्यूट करो और जितना हो सकता है अच्छा से अच्छा काम। जो अपने अच्छे कलेक्टर की पहचान यही होती है कि आप कितना गरीबों का ध्यान रखते हो। जैसे मैंने बताया ना, आपकी सोच डेवलपमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए,
ह्यूमनिस्टिक भी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी देखना चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट का देखिए, इससे कंप्लीट पैकेज। तो और अपने प्लानिंग पार्ट को जितना स्ट्रांग बनाओगे उतना एग्जीक्यूशन आसान होता है। स्टेप प्लानिंग के लिए सोचो, और बहुत बार डिस्ट्रिक्ट में इनोवेशन करने के भी मौके मिलते हैं। इनोवेटिव आइडियाज आप भी डेवलप कर सकते हो, किसी और के इनोवेटिव आइडिया को भी फर्दर डेवलप करा सकते हो। तो ये सोच रखोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। सर एक छोटा सा पार्ट आपने भी निकाल दिया कि प्लानिंग स्ट्रॉन्ग कैसे कर, शॉर्ट में बता दीजिए बस। देखो प्लानिंग, आपने जैपनीज कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, किसी चीज को लेकर जब वो प्लान करते हो तो इट टेक्स अबाउट 2 years, और उसके एग्जीक्यूशन वो केवल एक साल नहीं लगाते हो ना। इसका मतलब, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप शुरू कर रहे हो उसके बारे में आपको थोरो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपके थोरो क्वेश्चंस होने चाहिए कि मैं ये चीजों को जानकारी रखूंगा। तो स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या फाइनेंशियल एप्लीकेशन, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, फीस के क्या इश्यूज आ सकते हैं, ये सारे मैटर्स यदि आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप उसका सोल्यूशन भी सोचते रहोगे। ये आएगा तो ये करूँगा, ये जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग पार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स वो क्यूरियोसिटी से भरा होना चाहिए, क्वेश्चन से होना चाहिए प्लानिंग पार्ट। उसमें ये भी पार्ट है कि आपके अंदर रहना चाहिए कि भाई यदि मैं चीज़ प्लान करता हूँ तो इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। हो सकता है कोई प्लानिंग आप करते हो जिसमें आपको इंडिविजुअली आपको फायदा होता हो, फायदा हुआ तो कितना होगा, ठीक है, चैलेंज आएंगे तो क्या आएंगे, मैं जो एग्जीक्यूट करूँगा तो कैसे करूँगा, क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए प्लानिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोगों ने प्लानिंग पार्ट अच्छा किया तो उसके एग्जीक्यूशन करने में कम समय लगेगा, ये अपनी सफलता ओके। और सर एक है। नगर निगम को लेकर क्या चल रहा है? गुना में नगर निगम को लेकर प्रस्ताव हमने शासन को भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्दी शासन इसकी स्वीकृति दे देगी, तो गुना नगर पालिका जो है नगर निगम बन जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू।